Hello everyone, welcome back to a new lecture, lecture number 20 of electric charges and fields of class 12 physics. I am Raj Chetri. Welcome to my YouTube channel, Right Concept Learning. So today's topic is Gauss law and numericals. In the previous lecture, we had discussed on electric flux, the basic ideal electric flux and the formula of electric flux and electric flux through various kinds of surfaces, open surfaces and closed surfaces. So today the major part of the discussion will be on closed surface, and Gauss law is also based on closed surface. Then we will come back to numericals on electric flux and numericals related to Gauss law. Okay, so let us start. चलो शुरू करते हैं बच्चों. सबसे पहले गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ का थोड़ा सा आइडिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब मैंने बताया था, उसमें लास्ट में एक चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर लिया था. मैंने चार्ज को सेंटर में रखा था और एक स्फीयर लिया था. और वहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेकर के रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा के वहाँ पे मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला करके ये प्रूव किया था कि टोटल फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. और मैंने बोला था अरे ये तो गॉस लॉ है ना, ये तो गॉस लॉ है. तो वही गॉस लॉ अभी कंटिन्यूड रहेगा. हाँ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग. गॉस लॉ सेज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इज दैट the total electric flux through a closed surface in vacuum is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. ये है स्टेटमेंट. हाँ, और कल हमने जो एंडिंग में जो किया था, इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 19 में, हाँ, जो एंड में जो किया था, वह जहाँ से हमने ख़त्म किया वहीं पर हम लोग पिक कर रहे हैं. सो लेट अस डिस्कस गॉस लॉ. states that the total electric flux through or linked with, revealing the term, linked with a closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. Okay, so phi E total okay, phi E total equals to 1 by epsilon naught times Q. That means Q by epsilon naught. ये हुआ गॉस लॉ. लेकिन गॉस लॉ का और एक फॉर्म है phi E total equals to surface integral of electric field over the whole surface. Surface integral of electric field over the whole surface. तो इसका आ जाता है surface integral EdA cos theta.
So this is also formula of Gauss law, and this is actually for closed surface. ओपन सरफेस के लिए हमने ई ए cos थीटा बोला था, यहाँ से भी ई ए cos थीटा ही आएगा, लेकिन ये डी ए जो है, ये जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में हर एक पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया लेना होता है, और उस एरिया के अलोंग, एरिया वेक्टर के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसको लेकर के हम फ्लक्स निकालते हैं, छोटा सा फ्लक्स। फिर सारा पॉइंट का जितना भी है सबको इकट्ठा करते हैं तो टोटल फ्लक्स आ जाता है, तो उसको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अच्छा, ये है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और एक डेफिनेशन यहाँ देख लो, इसको मैं बंद कर देता हूँ इधर, ठीक है, ये तो दिख गया, इसको हटा देता हूँ। ये क्या था? गॉस लॉ था, गॉस लॉ। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और एक डेफिनेशन देख लो। मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और एक कंप्लीट डेफिनेशन आएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इधर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface enclosing a net non-zero charge is equal to the surface integral of electric field in the direction of area element throughout the surface. सरफेस इंटीग्रल का मीनिंग ही होता है हर एक डीए में लेना, है ना। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सरफेस, छोटा से भी बोल सकते हैं और यह भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस enclosing a net non-zero charge is equal to the surface integral of electric field in the direction of area element, यानी कि एरिया वेक्टर। हाँ, एरिया एलिमेंट यहाँ वेक्टर कर दो, एरिया वेक्टर थ्रू आउट द सरफेस है, बहुत सारा एरिया एलिमेंट होगा, है ना, एरिया वेक्टर होगा। हाँ, एरिया एलिमेंट होगा और एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड बोला था, है ना। तो उस एरिया एलिमेंट के अलोंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको इकट्ठा करना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे? फाई टोटल इक्वल्स टू फाई ई टोटल कर दो, फाई टोटल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको लिखो, मैं अभी आया। Okay, so E dot dA, so what it becomes?
सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। मैं थोड़ा पानी पीने चला गया था। ओके, this is the thing. And what is cos theta? What is theta? Theta is the angle between E and dA, electric field and area vector. Okay, E dot dA. So this is the formula of electric flux. So this formula we are going to do when we discuss anything about Gauss law. Okay, Gauss law related जितना भी है हम ऐसा ही करने वाले हैं। और जो ओपन सरफेस है ऑलरेडी पूरा एरिया दे रखा है, हाँ, उसमें डी ए लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे ई ए कॉस थीटा करेंगे, बस हो गया। लेकिन एक क्लोज सरफेस दिया हुआ है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हाँ, और क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो वहाँ पे एक छोटा सा डी ए लेना होता है और उसके बाद में पूरा एरिया को निकालना होता है। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया कि ये क्यूब है, उसका जो 6 फेसेस है, अलग अलग फेस में अलग अलग निकालो, उस टाइम हम ई ए कॉस थीटा बहुत बार कर सकते हैं। मान लो ये क्यूब है, क्यूब का 1 2 3 4 5 6 फेसेस है ना। तो अगर टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, किसी एक का डी ए निकाल देंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे 6 फेसेस का। तो उसको हम बारी बारी से भी करते हैं, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, हर फेस में फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो गॉस लॉ में अप्लाई होगा। अभी हम गॉस लॉ का प्रूव करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, प्लस की पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में हम ऐसा क्लोज सरफेस बनाएंगे, एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा ड्यू टू प्लस क्यू। तो उसके लिए क्या होगा, एक सिमेट्रिकल फिगर बताओ, एक स्फीयर हो जाएगा, स्फीयर ये, ठीक है। तो हर पॉइंट पे यहाँ हर पॉइंट पे चार्ज का डिस्टेंस बराबर है, सेम है, तो एवरीवेयर देयर विल बी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is a Gaussian surface. The Gaussian surface is a surface around a charge distribution. सिर्फ point charge नहीं, line charge भी हो सकता है। Around a charge distribution, so that at every point on the surface the electric field is constant, because this surface is at equal distance from the charge distribution. ये हो गया इसका। अब ये मान लो लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज, इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, एक सिलेंडर होगा, यहाँ पे ऐसे इतना दूरी में आर में, और यहाँ पर भी उतने दूरी में आर में, ये आर हो गया। अब ये इसको ऐसे कर दिया, ऐसे ये सरफेस, ये हो गया, देखो, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर। ओके, फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस दिस कर्व्ड सरफेस, ये वाला कर्व सरफेस, every point on the curved surface is at equal distance from the axis, which passes through the center, and this one is the flat end, this one, and this one is also another, this one. So this one is one surface, this one is one surface, both are flat, and this one is round. Okay, and this round surface is at equal distance from the line charge. अगर यहाँ पहुँचे, ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ये वाला सरफेस लाइन चार्ज से बराबर दूरी पर है, सो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल सरफेस। और क्लोज सरफेस अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज, सो दैट एट एवरी पॉइंट, यहाँ सोचो,
हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और क्यू का देख लो, मान लो एक चार्ज यहाँ रखा हुआ बीच में, मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे समथिंग लाइक दिस, ये प्लस क्यू। तो क्यूब के बीच में अगर हम प्लस क्यू रख देंगे तो ऑल द सरफेसेस आर एट इक्वल डिस्टेंस, सो एवरीवेयर ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इज सपोज टू बी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस ई को हम बाहर निकाल सकते हैं, इस ई को हम बाहर निकाल सकते हैं, तब डी ए का इंटीग्रेशन होगा, cos थीटा भी बाहर आ जाएगा, डी ए का हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos थीटा भी बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो गॉसियन सरफेस इज व्हाट, बस हम यहाँ लिखता हूँ, गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस, मतलब इसको दिखाई देता थोड़ा सा, आर आर आर, ठीक है, ये भी आर नहीं है, जो डिस्टेंस दिया मैंने जरूरत नहीं है। सरफेस इज it is a closed surface around a charge distribution such that electric field at every point on the surface same। मिला के लिख देना, नोट्स बना लेना, मिला के लिख देना मैंने जो बोला। Gaussian surface is a surface enclosing a पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। अगर स्फीयर का है तो मैंने ये तो क्या है, ये स्फीयर है, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक सर्कल बना दिया। हाँ, वॉल्यूम चार्ज भी होता है, एक सॉलिड स्फीयर है ना, अच्छा ये भी वॉल्यूम चार्ज है। तो लाइन चार्ज हो गया, वॉल्यूम चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। तो सरफेस enclosing charge distribution such that at every point on the surface electric field is constant. That means it is the electric field due to that charge has some symmetry on the surface. Okay, ये कौन सी सर्फेस हो गया। अच्छा, अब करेंगे हम लोग प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ में ये कैसे आ गया, गॉस लॉ मैंने लिखा टोटल इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड QEN मतलब एनक्लोज्ड, जितने चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइड बाय ε0। ये मैंने स्टेटमेंट के बाद फटाक से लिख दिया, स्टेटमेंट रन करना है। Gauss law states that the total electric flux through or linked with closed surface is in vacuum is 1/ε0 times the total charge enclosed by the surface. That means total equals to Q upon ε0। तो ये कैसे आया, इसका प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए हमको ये फॉलो करना पड़ेगा, तो लेट अस डू प्रूफ ऑफ, मिटा दें इसको, ओके, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अच्छा, यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं, पॉइंट चार्ज रख देते हैं। दिस सरफेस इज सिमेट्रिकल अबाउट द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। यहाँ पे एक हम ले लेते हैं छोटा सा एक एरिया एलिमेंट डी ए, इसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर, एरिया डी ए वेक्टर डी ए वेक्टर। अच्छा, और इसकी दूरी कितनी है, आर, रेडियस,
उसी तरह से हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी डी ए वेक्टर, यहाँ भी ले सकते हैं डी ए वेक्टर परपेंडिकुलर। याद रहे ये परपेंडिकुलर होगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट मीन्स इट passes through the center. Any perpendicular passes through the center. है ना, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे कर सकते हैं, छोटा सा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ये भी डी ए वेक्टर, अब ज़्यादा नहीं बनाते थोड़ा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड एंड इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी इससे पहले वाला लेक्चर्स में देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री। कहने का मतलब उस पॉइंट चार्ज को सेंटर पे रख के अगर हम एक स्फीयर बनाएं तो स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अच्छा, उसके बाहर और एक स्फीयर बनाएंगे तो वहाँ भी हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसका मतलब अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, अब रेडियली आउटवर्ड है ना, जो रेडियली आउटवर्ड होता है और वो स्फीयर बनाते हैं तो जब स्फीयर का सरफेस को छोड़ के चले जाता है तो वो रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा। देखो इधर ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये ऐसे मान लो छोटा सा पॉइंट ले लिया है ना, ये रेडियस पॉइंट को एक छोटा सा एरिया मान ले, चलो छोटा सा एरिया मान लिया, उसी को मैंने छोटा सा टेंजेंट मान लिया, टेंजेंट। तो ये अगर इसको बाहर निकल गया, एंगल कितना है 90, बाहर निकाल दो उसको, बाहर निकल गया, यहाँ 90 हो गया ना। 90 किसके ऊपर हो गया? डी इस सरफेस के ऊपर। सरफेस खुद ही एक टेंजेंट है, छोटा सा टेंजेंट, छोटा सा सरफेस, छोटा सा टेंजेंट, तो बाहर निकल गया, राइट एंगल हो गया। यहाँ से ऐसे निकालेंगे वो भी राइट एंगल में निकलेगा। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हम कंडक्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ले लिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अब शुरू करते हैं। Now we will start derivation. Consider a point charge plus q in space. Okay. अच्छा, we draw a Gaussian surface. Which surface? Which surface? Gaussian surface. Gaussian surface around the charge such that it is symmetric. मतलब हमको स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्फीयर को ड्रॉ करके, स्फीयर को अज्यूम करके, ऐसे तो चार्ज के बाहर कोई भी ऐसे इस तरह का सर्विस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए हमको एरिया गिवन चाहिए, एरिया गिवन चाहिए हमको, है ना। तो एरिया का एक सर्टेन फॉर्मूला करने के लिए एक पर्टिकुलर शेप का 3D पिक्चर चाहिए। इसका एरिया फिक्स नहीं है, गिवन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। ठीक है, ये भी क्लोज सरफेस है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर भी गॉस लॉ अप्लाई होगा। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द क्लोज सरफेस इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड शेप। ये चीज याद रखना, अलग से नोट करके रखना। क्लियर?
तो we have supposed a surface which is symmetrical about the charge, that means it is a sphere. स्फीयर मान लिया हमने. हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा समझने में. आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा है, मेरे को समझ में नहीं आता है कि मेरा हैंडराइटिंग खराब क्यों है इतना. अच्छा, तो अब क्या बोलेंगे, स्फीयर बना लिया. अब यहाँ करेंगे लेट डी ए बी स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस. ठीक है. अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक. देयरफॉर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पैरेलल टू डी ए का डायरेक्शन. हो गया. इसका दोनों एक ही लाइन पे है, एंगल 0, थीटा इक्वल्स टू 0. थीटा 0 हो गया. अब यहाँ चलते हैं. स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डी ए, उस डी ए से छोटा सा फ्लक्स, मैंने बोला था फ्लक्स में जितना बड़ा एरिया लेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स आएगा, है ना. अच्छा, तो एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा. डी ए क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए. हो गया. अब इसका हम फाई करेंगे तो फाई टोटल, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको. इंटीग्रेट 0 to 5. ठीक है. डी फाई इधर भी करना पड़ेगा इंटीग्रेट. सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए. हम वहीं पर आ गए कि नहीं आ गए, जो हमने पहले लिखा था वहीं पर आ गए. अच्छा, तो क्या लिखेंगे, इसका तो फाई हो जाएगा, तो फाई लिखा हुआ है. फाई टोटल करो, फाई नेट करो, बात एक ही है. फाई टोटल, फाई नेट, सेम थिंग. अच्छा, नाउ राइट सब इंटीग्रल एस ई डी ए cos थीटा. नो डाउट अबाउट दैट. डॉट प्रोडक्ट इज ई डी ए cos थीटा. ओके. नाउ ई को बाहर ले ले, cos थीटा को बाहर ले ले, और क्यू ले. ये एस मतलब एरिया नहीं है, सरफेस लिखा हुआ है. टोटल सरफेस, पूरा सरफेस. हर सभी डी ए को ऐड कर लिया. ठीक है. अच्छा, तो ई को बाहर क्यों लिया, ई इज कांस्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑन एवरी पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एंड वी आर टेकिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट. इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं. ठीक है, इस पॉइंट का. ठीक है. तो सरफेस में जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा है. हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट. ई इज कांस्टेंट आउटसाइड, cos थीटा आउटसाइड. सो सरफेस इंटीग्रेशन डी ए. ओके. नाउ व्हाट इज ई फॉर्मूला, यू नो ई फॉर्मूला. ये कितना दूर है, आर की दूरी पर है ये. इसको बोलो, बीच वाला बोलो, ऑलमोस्ट सेम है. स्मॉल एरिया. You don't think that this is longer and this is shorter. ये भी आ रही है. Since area is very small, all the three lines over here can be taken as R. So this area element is at distance of R from the charge. So what is the electric field at this point? Suppose ये point P है, तो लिख देता हूँ. अच्छा, E is equal to K Q by R square. यानी कि K का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 into Q by R square. लिख दूँ यहाँ पे, लिख दूँ. अच्छा, 1/4πε0 into Q upon
आर तो आर है, अच्छा आर, और यह क्या हो जाएगा टोटल एरिया, टोटल एरिया इज एरिया, टोटल ऑफ ऑल द डीएस थ्रू आउट द सरफेस इज एरिया ए। इस एरिया का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर, ये अंदर का नहीं बाहर का सरफेस एरिया, बाहर का 4 पाई आर स्क्वायर। द सरफेस एरिया ऑफ a sphere, total surface area you can talk about curve surface area, sphere में तो खाली कर्व ही होता है। the surface area of a sphere is 4 pi r square। हो गया, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पहले a लिख देते हैं, तो 1/4 pi epsilon naught into q upon r square into a is how much, 4 pi r square, इधर क्या था 5 टोटल, 5 टोटल था। अब ये 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, तो बचा क्या भाई, क्या बचा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू क्या है, क्यू इनक्लोज्ड, दिस इज गॉस लॉ। सो गॉस लॉ इज प्रूव्ड नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, we have taken a closed surface around a point charge, and that closed surface is symmetrical about the point charge, and at every point on the closed surface electric field will be constant, and if you take a small area vector dA, its area vector will be normally outward, not inward, normally outward, because it is a closed surface. Remember, for closed surface the area vector is normally outward, and then we have taken a Gaussian surface, इसको Gaussian में बोलते हैं, this is called Gaussian surface, GS, around the charge such that it is symmetrical about the symmetric, that Gaussian surface is symmetric। dA में छोटा एरिया ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली है हर जगह पर, तो E इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू dA, dA vector, area vector is normal outward, electric field is also normal outward, radially outward, so they are parallel, so theta is equal to 0। अब शुरू हो गया कहानी, small electric flux through dA, d phi is equal to E dot dA, है ना, E dot dA ही तो हमारा स्टार्टिंग है फ्लक्स का, और उसके बाद से आगे आएगा। देन टोटल फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, सब इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ई बाहर, ई कांस्टेंट, कॉस थीटा बाहर, और ये इंटीग्रेशन डी ए, तो ए हो गया, ए का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, तो कट ये I total is equal to q enclosed by epsilon naught। अगर उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो तो क्या होगा फ्लक्स, कोई चार्ज ना हो तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस देन देयर इज नो फ्लक्स। फ्लक्स कहाँ से आएगा, चार्ज ही तो नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, इसको फील करो, फील चाहिए थोड़ा सा, फील। चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, फ्लक्स होगा नहीं। सो कभी कभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में दे देता है, देयर इज नो चार्ज बोल के दे देता है, या तो ऐसा भी देता है, ऐसा भी देता है कि मान लो एक क्यूब है या स्फीयर ही मान लो, हॉलो स्फीयर क्यूब ही मान लेते हैं, ये हुआ क्यूब, गंदा सा क्यूब हुआ। यहाँ पे एक डाइपोल रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे एक डाइपोल रखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब और डाइपोल इज प्लेस्ड। बोल रहा है कितना फ्लक्स आएगा, हाउ मच इज द फ्लक्स coming out of the cube, find the net flux or total flux through the surface of the cube, 0। बताओ क्यों 0 क्यों हुआ, what is the net charge,
टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ये है नेट चार्ज इनक्लोज्ड, सिर्फ एक चार्ज नहीं, नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज -q + q total 0, so there is no charge, zero charge by epsilon naught 0. ओके, अच्छा अगर कोई नॉन जीरो चार्ज है, नॉन जीरो चार्ज मैंने वो स्टेटमेंट में लिखा भी था, नॉन जीरो चार्ज है, इसमें डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स में लिखा था, नॉन जीरो चार्ज है तब जाके फ्लक्स होगा। अच्छा, और एक मान लो ये क्लोज सरफेस है इस तरह का, ठीक है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ऐसे बाहर से आ रहा है, मान लो यहाँ कोई बड़ा सा चार्ज होगा, चाहे कोई एक सोर्स होगा, वहाँ से आ रहा है और यहाँ से घुसा वहाँ से निकला, यहाँ से घुसा वहाँ से निकला, 100 घुसे 100 निकले, 200 घुसे 200 निकले, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? 0। यहाँ भी 0 हो रहा है। हाँ, अगर इसमें चार्ज है, चार्ज रखा हुआ है और बाहर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रहा है, हियर इज द कॉम्प्लिकेशन। बाहर से आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट फ्लक्स 0, लेकिन इसके वजह से आउटवर्ड फ्लक्स नॉट 0, इसके वजह से सिर्फ आउटवर्ड फ्लक्स होगा। इसमें दोनों फ्लक्स हो रहा है, इनवर्ड आउटवर्ड। ये आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, इसके वजह से पॉजिटिव होता है, और इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है, तो नेट फ्लक्स 0। ये है, यहाँ चार्ज है लेकिन बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसका फ्लक्स है, इसका फ्लक्स है। अगर चार्ज नहीं है, फ्लक्स नहीं है, चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से है, तो फ्लक्स है। एक तरफ का फ्लक्स है, दोनों तरफ का फिर नेट हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा फिर। सो व्हेन वी डिस्कस गॉस लॉ, वी ऑलवेज थिंक, सी दैट विदिन द गॉसियन सरफेस, अब ये क्लोज सरफेस को हम क्लोज सरफेस नहीं बोलेंगे, अब बोलना शुरू कर देंगे गॉसियन सरफेस, कोई भी सरफेस हो। इनसाइड द गॉसियन सरफेस कोई चार्ज है कि नहीं है, इज एनी चार्ज इज देयर और नॉट, उसको देखना है। ये सिर्फ चार्ज में डिपेंड करता है, ओनली चार्ज। एप्सिलॉन नॉट इज 0, सॉरी कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। सो फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चंस सवाल नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, जितना सवाल करेंगे उतना सवाल का हल होगा, जितना सवाल करेंगे उतना दिमाग में सवाल कम रहेगा। क्वेश्चन, मान लो देयर इज अ स्फीयर प्लस q चार्ज, स्फीयर ए, ये ए है, बाहर में और एक स्फीयर कर दिया, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक, इसका रेडियस स्मॉल r, इसका रेडियस कैपिटल R, स्मॉल r इज 2 सेंटीमीटर, कैपिटल R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाँ, फाइंड फाई स्मॉल r, हाउ मच, फाई कैपिटल R, हाउ मच। समझ में आया? देयर इज अ पॉइंट चार्ज q and q is enclosed by 2 spheres. One inner sphere is small r radius, outer sphere is capital R. So what is the flux through the inner sphere, inner surface? What is flux through capital R? कहने का मतलब if the radius is double, what is the change in flux? क्या होगा? No change in flux, क्योंकि इसका क्या है देखो तो, फाई छोटा r मतलब छोटे सरफेस से, q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर कितना चार्ज है? q। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट हो गया फॉर्मूला। दूसरा, फाई कैपिटल R, बड़ा सरफेस के थ्रू से फ्लक्स, बड़ा सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? q, और q ही तो है, और क्या है? q बाई एप्सिलॉन नॉट, सेम आ गया ना। सो फाई r इज इक्वल टू फाई r, नो चेंज।
no change in flux. In exam question may be asked, there is a sphere, there is a charge, अंदर में कुछ चार्ज दे दिया +2 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम, अगल बगल बहुत कुछ दे दिया। हमें फाइंड करना है नेट चार्ज, और बोला कि इसके थ्रू से फ्लक्स निकालो। इसके थ्रू बोला, ऐसा बोला कि मान लो यहाँ पे ये 3 दिया है रेडियस, और चार्ज दिया है यहाँ पे +Q नहीं +4Q 4 माइक्रोकूलम और यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम दे दिया। फाइंड फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स। क्या करेंगे? निकाल देंगे। क्या करेंगे? निकाल देंगे। 5 Q कितना है? Q net epsilon0। What is Q net? 4 - 2 2 epsilon0 8.85 into 10⁻12. Calculate and get the answer. Unit will be Newton meter square per coulomb. निकल गया फ्लक्स, फ्लक्स निकल गया। अब बोला है कि what will be the change if the radius of the sphere is doubled. What is the flux? If the radius of the sphere is doubled, what is the flux? क्या आंसर होगा? रेडियस डबल कर दिया, यानी कि ये डबल कर दिया, और रेडियस हो गया हमारा 6। रेडियस हो गया 6, तो रेडियस को लेकर मैं क्या करूँ? 6 के अंदर भी तो वही चार्ज है, और 3 के अंदर भी वही चार्ज है। यहाँ रेडियस तो आ ही नहीं रहा है फॉर्मूला में, देयर इज नो रेडियस। फॉर्मूला में रेडियस आ ही नहीं रहा है, हम क्या बोलना पड़ेगा? 5 will not change because it does not depend on the radius, does not depend on the shape, does not depend on the size. It depends only on the charge enclosed. It depends only on the charge enclosed, irrespective of shape and size. इसलिए मैंने पहले बोला था इस तरह के क्वेश्चंस। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लो अच्छी तरह से। मैं जरा आया। ओके, हो गया? मिटा दे, खत्म करते हैं इसको। समझ में आया? गॉस लॉ वी हैव प्रूव्ड। phi is equal to q by epsilon naught, phi is equal to q by epsilon naught, phi equals to q by epsilon naught, phi equals to q by epsilon naught। ये एक गुरु मंत्र जैसा है, इसको मंत्र बना लो, मंत्र सुबह शाम बोलते रहना है। phi is equal to q by epsilon naught, phi equals to q by epsilon naught, okay, and phi is equal to a cos theta, phi is equal to a cos theta, है ना? सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी ए फाई। तब इनकी कहानी, फाई की कहानी, फाई का कहानी चल रहा है, ठीक है? कहानी किसकी? फाई की। अच्छा, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक सरफेस है, ओपन सरफेस, स्क्वायर है, हाँ, ए वर्टिकल। अच्छा, ये बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसे खड़ा है तो ऐसे है ना, मान लो ऐसे खड़ा है, ऐसे एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, मैंने इधर दिखाया एरिया वेक्टर ये, तो उसको तो बाद में करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ऐसे,
इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला फाइंड द नेट फ्लक्स। फाइंड द नेट फ्लक्स, ठीक है। तो टेकिंग द राइट फेस, और सीट, स्क्वायर सीट हैज टू फेसेस, है ना। टेकिंग द राइट फेस, एरिया वेक्टर इज टुवर्ड्स राइट, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, therefore theta equals to 0, therefore flux right side is equal to EA cos 0 degree, that is EA, its area is A. Taking the left side, but this side is taken at a time, one surface in one time, okay। दोनों सर्फेस को फिर ऐड करना नहीं है। अगर नेट निकालना हो तो दोनों तरफ का करना पड़ेगा, जितना लाइन घुसा उतना निकला। अगर किसी कोई बार क्या होता है कि सिर्फ एक सर्फेस से मांगता है, तो फिर एक साइड पे करना है। टेकिंग द लेफ्ट फेस, ओके। तो ई लेफ्ट फेस, एरिया वेक्टर is towards left, हो गया। therefore theta is equal to 180 degree, या ऐसे एरिया वेक्टर ये ऐसे, ठीक है। therefore flux left is equal to EA cos 180, तो EA मतलब EA कितना आ जाएगा यहाँ पे, A is how much here, square of side A, this is A square, area is A square, तो यहाँ पर हम A square कर सकते हैं, हो गया। अच्छा, EA cos 180 minus 1 minus EA, that means minus EA into A square। Find it, phi L plus phi R, phi L कितना है माइनस EA स्क्वायर, और वो वाला EA स्क्वायर 0 आ गया। फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस एट ए टाइम मे बी नॉन जीरो, ठीक है। एक सरफेस को एक बार लेंगे तो वहाँ पे फ्लक्स हो सकता है, और दोनों सरफेस को इधर का भी ले रहा है इधर का भी ले रहा है। हाँ, यहाँ कितना फ्लक्स और यहाँ से इस सरफेस में कितना फ्लक्स, इस सरफेस में कितना फ्लक्स, तो में कितना फ्लक्स, और दोनों लेंगे तो क्या होगा, जितनी लाइनें घुसी उतनी लाइनें निकली। जितना जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है तो नेगेटिव फ्लक्स, याद रखना, क्योंकि ये वाला सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट, तो 180 हो गया, -1 आ गया, और ये वाला सरफेस का जो एरिया वेक्टर इधर होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर थीटा 0 हो गया, 1 आ गया, +1 आ गया, इस तरह से। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है और उधर में पॉजिटिव होता है, ठीक है। दैट नेगेटिव पॉजिटिव इज ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इट इज नॉट ड्यू टू फ्लक्स इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर है, और कुछ नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो गया, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है
एक फ्लैट स्क्वायर है, केप्ड हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अगर कोई सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर की तरफ ऊपर, ये वाला है ना, आउटवर्ड नॉर्मल। हाँ, आइदर दिस ऑल्सो, ये भी हो सकता है एरिया वेक्टर, और ये भी हो सकता है। लेकिन हमने जब इसको लेके किया, हाँ, तो उसी में स्टिक रहेंगे और वहीं से निकालेंगे। ठीक है। तो अगर ऐसा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तब भी दोनों के बीच में एंगल 90 आ रहा है। अगर ये एरिया वेक्टर नीचे वाला सरफेस का फेस, हाँ, का ये वाला वेक्टर लेते हैं एरिया वेक्टर, तब भी एंगल 90 आ रहा है। ठीक है। तो sometimes you may get confused what to do, what not to do. You always focus on electric field direction and always focus in the, मान लो ये x एक्सिस है, x, ये y है, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आई कैप, ब्रेथ जे कैप, तो आई क्रॉस जे क्या होगा? के कैप। यानी कि यहाँ से ऐसे रखा है तो ऐसे ऊपर, अगर ऐसे रखा है, ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, एंगल कितना हुआ? 90 हुआ, 90। तो फ्लक्स कितना होगा? यहाँ बोला है फाइंड, ये साइड दिया है ए, फाइंड फाइनेट। इधर ही करता ना फाइनेट, तो क्या है? ए cos 90, खत्म, 0। Why it is 0? Because the orientation of area vector, ये area vector है, orientation of area vector and electric field is at 90 degree. Angle between area vector and electric field is 90 degree. So 0, no flux. कहने का मतलब, अगर मान लो ऐसे कोई सरफेस है ना, ऐसा कोई सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसे जा रहा है, तो सरफेस को तो अंदर घुस नहीं रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग द सरफेस, दे आर जस्ट गोइंग, टचिंग एंड गोइंग। 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक ऐसा है, ऐसे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया है, ठीक है, ये वर्टिकल सर्कल है और इसका रेडियस ऐसे दिया है, रेडियस ये r, ठीक है। यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, 30। बोला है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये पूरी सरफेस है 2D का, थ्रू द सरफेस S या A, सरफेस का एरिया ए हो गया, और ए का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज नॉट 3D, इट इज 2D। ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बोला है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। क्या करें? What is EA cos theta? Flux is equal to EA cos theta. What is theta? Theta is the angle between E electric field and area vector. Electric field and area vector. Angle कहाँ पे दिया है? रेडियस के साथ एंगल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ऐसे नहीं चलेगा, हमको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे। ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर। अच्छा, अब एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एंगल कितना है, चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लिखते हैं एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा? 30, टोटल 180 ना,
30 और 90 चला गया, कितना बचा 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ओके, देयरफॉर फाई इक्वल्स टू EA cos 60। यहाँ पे सब इंटीग्रेट नहीं करना पड़ रहा है, ये ओपन सरफेस का है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, अगर जो भी वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पुट करना पड़ेगा, लेकिन पुट तो तभी करेंगे ना जब हमको ये पता होगा। अच्छा, ई का ई हो गया, ए का कितना होगा, ए का पाई आर स्क्वायर और cos 60 का 1/2, तो 2 तो नहीं कटेगा सॉरी, तो हो गया 1/2 ई पाई आर स्क्वायर। अब हमारी मर्जी, अगर ई का वैल्यू दे रखा है पुट करो, रेडियस का वैल्यू दे रखा है पुट करो, बस हो गया आंसर। सो रिमेंबर, sometimes diagrams are given like that and angle is given somewhere else. We always have to find out angle between area vector and electric field. Let's go to the next question. और एक सवाल पे सवाल, तारीख पे तारीख। अच्छा, और एक सवाल, ये रहा, ये x, ये y, ये z। अब यहाँ पे क्या किया, ऐसे एक क्यूब ले लिया, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ये भी क्यूब है मान लो, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब क्यूब इज प्लेस्ड, कितना दूरी पे, इसका साइड क्या है, ए है, तो ये भी तो ये होगा, ऑल साइड्स आर ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग लाइक दिस। हो गया, ये ऐसे आ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड क्या करना है, फाइंड फाई थ्रू ईच फेस या सरफेस। There are 6 surfaces. देखिए, देखो, ये वाला देख लो, इधर का इसका एरिया वेक्टर इधर, और नंबर 2 कहाँ है, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर ऊपर ये, और ये वाला इधर का है ना, इधर का ये, इसका एरिया वेक्टर इधर, और यहाँ पर एक है नीचे वाला इधर का, इसका ये ए कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अच्छा, ऊपर का, नीचे का, साइड का, इधर का है ना, ये नीचे का, और इधर फ्रंट का ये वाला बचा हुआ है, ये 5 हो गया, और उसके पीछे ये पीछे का साइड में है ये वाला, और एक और 2 सरफेस हो गया, तो उसको 5 6 कर देते हैं, है ना। 5 वाला ये होगा बीच का, ऐसे आ रहा है, और ये 4 होगा, 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर का हो गया 3, ये हो गया 4 नीचे का, और ये 5 हो गया 6। देखना, ये सिर्फ 1 और 3 से फ्लक्स आएगा, बाकी से नहीं आएगा। 5 1 करते हैं, EA cos phi 1, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर इधर, नॉर्मल आउटवर्ड, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर, नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड। तो ये फर्स्ट वाला है phi 1,
ये cos थीटा, ये कितना डिग्री, ये cos 180, तो माइनस ये हो गया। अच्छा ये कितना आ जाएगा, माइनस ई, एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर। अच्छा फाई 2। अब देखो कि ये जो ई है ना, कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कभी दिया रहता है ऐसे करके 50 न्यूटन पर कूलम समथिंग लाइक दैट, और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म अगर है तो ई का एक कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो ई का वैल्यू ऐसे दिया रहेगा, ऐसे ई इज इक्वल टू 50 एक्स आई कैप ऐसे दिया रहेगा। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है, इधर ये नहीं है अभी। अच्छा हाँ है, उसको कर सकते हैं 50 न्यूटन पर कूलम, कोई बात नहीं है। और एक वैल्यू दे सकता है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वैल्यू कुछ भी हो, हमें ये पता करना है कि करना क्या है। वैल्यू कुछ भी हो, लास्ट में वैल्यू डाल देंगे बस, हमें ये पता करना है कि करना क्या है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि करना क्या है। फाई 2 वेयर इज 2 अप, ई ए कॉस कितना डिग्री 90, वाई 90 इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर 90 डिग्री। अच्छा दिस इज 0। फाई 3 वेयर इज 3, दिस इज 3 इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर 0 डिग्री, तो ई ए cos 0 डिग्री, तो पॉजिटिव ई ए मीन्स ई इंटू ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर हो गया। फाई 4 फाई 6 ऑल आर ई ए cos 90, फील इट। फाई 4 का है, फाई 4 इसका सरफेस नीचे है, एरिया वेक्टर नीचे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है 90 डिग्री। फाई 5 ये ऐसे आ रहा है एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है 90 डिग्री। फाई 6 पीछे साइड में ये वाला सरफेस, पीछे का सरफेस, एरिया वेक्टर उधर आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये एरिया वेक्टर। फाई 6 90 डिग्री हो गया, ई ए cos 90, ऑल आर ई ए cos 90, दैट मीन्स 0। therefore फाई नेट फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, 1 2 3 4 5 6। 1 का क्या है माइनस ई ए स्क्वायर, 2 का तो 0 है, 3 का ई ए स्क्वायर, 4 का 0, उसका 0, उसका 0, सबका 0। अच्छा अब ये दोनों काटा, आंसर 0। नेट फ्लक्स to the closed surface is 0. Why this is happening? Why this is happening? This is happening because electric field lines are entering through this phase and leaving that phase. How many lines are entering? So many lines are leaving. जितना फ्लक्स घुसा, जितना लाइन घुसा, उतना लाइन निकल गया, तो कुछ बचा? जितने घुसे उतने निकल गए, कुछ बचा नहीं बचा। अगर एक रूम में दरवाजे से 10 आदमी घुसे, पीछे वाला दरवाजे से फिर 10 आदमी निकल गए, तो घर के अंदर कोई रहेगा? नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जितनी लाइनें घुसी उतनी लाइनें निकली, नेट फ्लक्स 0। और इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इधर जा रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, ये बोलता है तुम जाओ अपने रास्ते, मैं तो उधर चला, मैं तो चला, है ना, बोलते हैं ना, मैं इधर चला तो उधर चला, बोलते ना, तो वो उधर चला, एरिया वेक्टर उधर ही जा रहा है तो होगा फिर फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है तो नेगेटिव फ्लक्स। लेकिन इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है। क्यों? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे का परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस का, एरिया वेक्टर का नहीं। ये मान लो सरफेस है, इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन अगर ऐसे हुआ तो परपेंडिकुलर हो गया, एरिया वेक्टर भी इधर ही होता है,
लेकिन एरिया वेक्टर के साथ अगर परपेंडिकुलर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, इट शुड बी अलोंग द एरिया वेक्टर और एंटी पैरेलल नेगेटिव के लिए। इट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, अदरवाइज फ्लक्स विल बी जीरो। सो दिस इज द केस। तो आइए ना आपको और एक बढ़िया सा सवाल दे रहा हूं मैं। बढ़िया सवाल दे रहा हूं। एक ऐसे है, यहां पे एक सिलेंडर है, ठीक है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, अच्छा, और ये रेडियस है 25 r स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग पेपर पर नहीं लिखा रहता है, फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू मान लो 50x i कैप। इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से बहुत सारे फील्ड जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं। ऐसे फील्ड में एक क्लोज सरफेस का रखा हुआ है सिलेंडर को, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ये y, ये x और ये z हो गया। फाइंड, अच्छा, ये है कर्व सरफेस और ये है फ्लैट सरफेस। फाइंड phi fs and phi cs, find phi fs and phi cs, मतलब find the flux through flat surface and find the flux through curved surface। अब इसके एरिया वेक्टर बनाते हैं। यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर और यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ ऐसे, यहाँ पे लंबा खींच लो, क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया वेक्टर उधर, एरिया वेक्टर इधर, अच्छा। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर यहाँ पे, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री। ये है कितना, 1 मीटर हो गया। तो अब करते हैं phi cs। phi cs 0 आएगा, पूछो क्यों। phi cs, phi थ्रू कर्व सरफेस 0 आएगा, पूछो क्यों। एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एट 90 डिग्री। लिख देते हैं E a cos 90, खत्म। phi fs लेफ्ट, phi fs लेफ्ट, इस साइड का सरफेस क्या हो जाएगा, E a cos 180 डिग्री। लेकिन इस E का वैल्यू है ना, और E का वैल्यू कितना है 50x इंटू एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा 25 है ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू इसका -1, 50 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 1 मीटर, एक्स इधर होते हैं यहाँ से यहाँ तक 1, पाई 3.14 इंटू आर का कितना है 25 इंटू मीटर में डाल दो, मीटर सॉरी 25 इंटू द पावर -2 होल स्क्वायर इंटू -1, तो कितना हो गया, ये हो गया 5 इंटू 31.4 इंटू 625
इंटू 10⁻⁻⁴, माइनस में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 5 4 20, 5 5 7, 15, ये 0 कटा, माइनस इंटू 625 इंटू 10⁻⁻4, तो क्या है 625 इंटू 157, 35, 17, 42, 43, 25, 12, 2, 30, 31, ये हो गया 5, 1 2 6, 5, 12, 4 2 6 5, 11, 5 1 6 2 8, 9 9 8 1 2 5, तो माइनस 9 8 1 2 5 10⁻⁻4 क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा उटपटांग आंसर क्यों आया, घबराहट नहीं होनी चाहिए, वैल्यू मैंने वैसे लिया, अगर वैल्यू ये वैल्यू छोटा दिया रहेगा तो छोटे से आ जाएगा। वैल्यू से क्या करना, ये वैल्यू से क्या करना, हमें ये जानना है कि कैसे करें, हमें ये पता करना है कि करते कैसे, ये ऐसे करते हैं, ये cos 180 वैल्यू डाल दिया। अच्छा, वैल्यूज को डालना ये कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वैल्यू डाल के कैलकुलेट करना बस, बड़ा है छोटा कुछ भी। अब एफ एल हो गया है, एफ राइट, टॉप सरफेस का दोनों फ्लक्स 0 और फ्लैट सरफेस का आ रहा है एफ राइट, एफ एस राइट, ई ए कॉस 0 डिग्री, वाई 0 डिग्री, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, ई इज हाउ मच 50x। अच्छा ये x2 कर दो, ये हो जाएगा x1, पूछो क्यों, ये दूरी x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2, ठीक है, 50x2 ए मतलब इसका पाई r स्क्वायर, पाई 25 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, और 0 का 1 हो गया, 50 इंटू 50 इंटू x2 कितना है, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2, पाई का 3.14 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻4, हाँ, और ये हो गया 2 5 10 100, ये गया 2 5 10 100, ये गया पॉइंट, 314 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻4, अब मल्टीप्लाई करते हैं बड़ा सा, 625 314 20 9 24 कट 5 2 6 कट 15 7 this is the 18 0 14 5 to 7 5 12 3 6 9 6 9 7 16 9 1 196240, तो 196240 इंटू 10⁻⁻4, इस तरह का उटपटांग से आंसर आया, बट घबराना नहीं है, कहीं मिस्टेक नहीं है, नंबर हमने बड़ा बड़ा लिया था इसलिए ऐसा आया, पेपर में नंबर छोटा भी हो सकता है। अच्छा, आपने कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 0 है, तो यहाँ पे एक कम करना पड़ेगा मुझे, हाँ कोई बात नहीं है, अब टोटल करते हैं, टोटल यहाँ पे नेट फ्लक्स 0 नहीं आएगा, उसमें क्यूब में जब मैं देखा था नेट फ्लक्स 0 हुआ था, यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। So remember one thing, when electric field is uniform, then net flux through the closed surface is 0, but when electric field is not uniform, varying with x, then net flux may not be 0, will not be 0. So phi net, प्लस करते हैं ना माइनस को, phi fs फ्लैट सरफेस लेफ्ट प्लस phi fs राइट,
लेफ्ट और राइट का। इसका कितना है -98 125 इंटू 10⁻⁴ और ये प्लस 196240 4 लगा के अपने हो गया। कितने डिजिट हो गए? नहीं रहने दो, कॉमन तो आएगा कम से कम। 10⁻⁴ कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। अच्छा अब ये पहले 196240 माइनस 98125 और माइनस करना रह गया इंटू 10⁻5 is 5, 3 - 2 is 1, 2 - 1 is 1, 2 - 1 is 1, 16 - 8 is 8, 8 - 9, 18 - 9 is 9। ये हो गया 98115। तो अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से डिवाइड कर देगा तो 10⁻⁴ से वो नीचे आ जाएगा ना। डिवाइड करने कितना आएगा? 1 2 3 4 9.81 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरीके का आंसर, यही आंसर नहीं है ना, आंसर इस तरह का आया, लेकिन आया कैसे वो हमको देखना है। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स। इफ सम मोर न्यूमेरिकल्स आर लेफ्ट based on closed surface, open surface and electric flux, obviously we will do in the next video, but in the next video the most important discussion will be based on the application of Gauss law to find electric field. Okay, so till then study, keep studying and work hard. Thank you so much, all the best.